चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। कार्तीय तल में स्थित अगर कोई त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या है, पहले आपको सूत्र याद करने का तरीका बताते हैं और उसके पश्चात फिर इसका डेरिवेशन कराएंगे ये आया कहाँ से। यहाँ पर कोई त्रिभुज ABC जिसके निर्देशांक x1 y1 शीर्ष A के, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 हैं, तो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC ये होगा 1/2 मॉड ऑफ। यहाँ पर बच्चों मॉड ऑफ का मतलब केवल ये है कि इसके अंदर जो भी आएगा उसको आपको बाहर निकाल के धनात्मक लिखना है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी एकादश में प्राप्त होगी फर्स्ट ईयर में। तो ब्रैकेट की जगह अगर ये सीधा ही लाइन हो इसको मॉड ऑफ कहा जाता है। दो डंडियाँ सीधी हो, मतलब अगर उत्तर ऋणात्मक आ रहा है तो भी आपको धनात्मक लिखना है, धनात्मक है तो कोई बात ही नहीं। तो मॉड ऑफ आप लिखिए x1, एक ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, यहाँ पे y माइनस वाई लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर लिखिए x2, फिर ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, यहाँ पे y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर x3 और फिर ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, y माइनस वाई लिख दीजिए और ये मॉड बंद कर दीजिए। कैसे अभी और आगे देखते जाइए क्या करना है। एक ब्रैकेट लगाया हमने, ये इस लाइनों का मतलब है मॉड ऑफ, इसको पढ़ा जाता है। इसको हल करके अगर उत्तर धनात्मक आएगा तो सीधे डायरेक्ट वही आंसर लिख देंगे, अगर माइनस में आएगा तो माइनस अपने मन से हटा के प्लस में लिख देंगे। बस इतना ही इसका यूज़ है और कोई यूज़ नहीं है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से लिख देते हैं। एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर x1 लिखा हुआ है, तो अब 1 के बाद क्या आएगा 2, तो y2 माइनस 2 के बाद क्या आएगा y3। इसको ऐसे याद करिए, x1 ब्रैकेट में फिर y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, तो अब 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1। उसके बाद यहाँ पे x3 लिखा हुआ है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये तो याद करने का तरीका हो गया कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसका हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे कि आखिर ये सूत्र आया कहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब डालते हैं हेडिंग इसके निगमन की। इसको यहाँ से हटा दें आप लोग नोट। अच्छा चलिए, अच्छा नोट बाद में कभी लिखा रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हटाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए अब निगमन करने से के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी हमें यहाँ, जैसा एज यूजुअल हम लोग करते हैं। ये चाक होल्डर बढ़िया काम नहीं कर रहा है। चलो बिंदु A से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ABC के बाद मान लीजिए D हो गया ना। बिंदु B से भी x अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ABCD के बाद ये बिंदु आ गया मान लीजिए E, ये तो बिंदु D है और ये बिंदु E प्राप्त हो गया। अब देखिए जरा, हमने आपसे बताया था कि एक ही रेखा पर जो लंब रेखाएं होती हैं वो सब आपस में समांतर होती हैं, तो ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो अगर हम केवल इस चतुर्भुज को देखें, देखिए जरा, ये एक चतुर्भुज बन रहा है ADE और B, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो ये कैसा चतुर्भुज लग रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, समलंब। ये कैसा लग रहा है? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें समूह भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा समांतर हो, उसको हम समलंब कह देते हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो अगर मान लीजिए ये भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए B है और इनकी बीच की दूरी h है, तो दूरी का मतलब लंबवत दूरी होता है। ये दूरी नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की ये लंबवत दूरी नहीं है। दूरी का मतलब हमेशा गणित में होता है लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी का मतलब यहाँ पे ये दोनों 90 अंश बनाने चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं? A और B। A प्लस B गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी यानी h। ये होता है समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र। इतनी बात सबके दिमाग में आ गई। अब यहाँ पर अगर हमें इस समलंब का क्षेत्रफल बाई चांस निकालना है क्यों ये भी बताते हैं आपको। तो इससे के लिए एक लंब और डाल लेते हैं। मान लीजिए C से हमने एक लंब और डाल लिया
ABCDEF, तो ये भी समांतर होगा। तो अब देखिए ज़रा आप यहाँ पर समलंब ABED का क्षेत्रफल हम निकालें अगर, तो ये बन जाएगा, ये एरिया हो गया। क्षेत्रफल का मतलब अंदर वाला भाग हो गया ना पूरा, इसके क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा क्षेत्रफल हो गया इसका। और फिर हम समलंब, देखिए उसी प्रकार से BCFE भी तो एक समलंब बन रहा है, ये BCFE ये भी तो एक समलंब है ना। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो मतलब ये एरिया हो गया, ये पूरा एरिया इसका समलंब हो गया, समलंब का क्षेत्रफल हो गया अंदर वाला भाग। क्षेत्रफल का मतलब यही मतलब तो हुआ इसका। अब हमें निकालना क्या है मगर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए क्या ACFD ये भी समलंब है क्या? देखिए एक भुजा ये है AD और ये भुजा CF, ये भी दोनों समांतर है, क्योंकि एक ही रेखा पर जितनी लंब रेखाएं होती हैं सब आपस में कैसी होती हैं? समांतर। तो उस दशा में AD और CF भी समांतर है और इनके बीच की दूरी की आपकी बार इनके बीच की दूरी DF है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये पूरा एरिया आपके सामने नजर आ रहा है। इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ के उसमें से ACFD के क्षेत्रफल को अगर घटा दें, घटाने का मतलब हटाना पड़ेगा यहाँ से ये एरिया, तो अगर हम इसको घटा दें तो क्या बचेगा? देखिए ज़रा, बताइए बच्चों क्या बचेगा? चित्र देखिए को समझ में आ रहा है किसका क्षेत्रफल बचेगा? देखिए जहाँ पे दो लाइनें नहीं है, बिल्कुल सही, त्रिभुज ABC का। मतलब इस टेक्निक से हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। हम पहले समलंब ABED का क्षेत्रफल निकालें, फिर BEFC का निकालें, दोनों को जोड़ दें और उसमें से समलंब ACFD के क्षेत्रफल को घटा दें। तो देखिए शेडेड रीजन में ये दोनों तो क्रॉस होकर हट गए, बचा क्या है? केवल ABC। तो क्षेत्रफल ABC इस टेक्निक से निकाला जा सकता है, इसमें तो सबको सहमति है। अच्छा, अब अगर समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जरा अलग से एक चित्र बना लेते हैं। एक का आपको समझ में आ गया? समझ में आ जाएगा। ये बिंदु A है, ये बिंदु मान लीजिए B है और A के निर्देशांक है x1 y1, B के निर्देशांक है x2 y2 और A से एक लंब डाला गया AD। AD की लंबाई क्या होगी? x1। हाँ, किसी बिंदु से, गलत बोल रहे हो, किसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब को उस बिंदु का क्या कहा जाता है? कोटि। तो इसका कोटि क्या है? सही बोला करो, फिर बैठ जाओ। तो AD की लंबाई बच्चों y1 होगी, कोई दुविधा है इसमें? उसी प्रकार से बिंदु B से इस पे लंब डाला गया, ये देखिए ये BE लंब डाला गया है ना, तो इसकी लंबाई क्या होगी? हाँ बिल्कुल सही, y2 होगी। तो समांतर भुजाएं तो मिल गई हमें। अब इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है? DE। D तो है इनके बीच की लंबवत दूरी, तो D कैसे निकालेंगे? देखो अगर हम यहाँ से इससे इसको घटा दें, ये पूरी ये नीचे वाली होगी और ये पूरी ये होगी, दोनों घटा दो तो ये आ जाएगा। तो OE कितनी होगी? तुम बताओ, OE कितनी होगी? तुम बताओ। बहुत भयंकर चाटा पड़ेगा तुम लोगों के, भी बहिरे हो जाओगे के बार में। हाँ बताओ सोलंकी, हो से बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो कोई बात नहीं, अभी देखो OE यहाँ है ना, ऊपर देखेंगे B, तो B से इस पे लंब डालना है ना, तो B से y अक्ष पे डाला गया लंब मतलब B का क्या? भुज। तो B का भुज तो x2 है ना, तो x1 क्यों बोल रहे थे? कहाँ ख्याल है, कहीं और सो रहे हो क्या? चलो बैठो बैठो बैठो। तो ये x2 हो जाएगा। अब इधर बिंदु D के ऊपर यहाँ A पहुँचे, अब A से इस पे जो हम लंब डालेंगे वो क्या होगा? x1। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी? x1 और x2 में से x1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया समांतर भुजाओं का योग, ये हो गया उनके बीच की लंबवत दूरी। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए अच्छी तरह से? हमने क्या बताया था पहले ही दिन कि पूरी निर्देशांक ज्यामिति किस पे टिकी है? भुज और कोटि पे। अगर आप भुज और कोटि आपको समझ में आता है, सब कुछ आने लगेगा। यहाँ से लेके जहाँ कंपटीशन पढ़ोगे, 11th 12th तो कुछ भी पढ़ोगे, अगर यहाँ पे अभी आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर आगे डेरिवेशन नहीं समझ में आएंगे। और अभी कुछ ऐसा निकला नहीं कि बहुत ज़्यादा आप कुछ निकल गया और हमें समझ नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं हुआ है। सब कुछ बिल्कुल अभी तुरंत समझ में आ सकता है। नहीं समझ पा रहा है? चलिए तो अब काम शुरू करें आगे। तो अब सीधे सीधे लिखना शुरू करते हैं। इसको हटा के मैक्सिमम पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से निगमन की हेडिंग जो डाली थी इसको भी हटा देते हैं। चलिए तो अब हम लिखेंगे सीधे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल समलंब
ABED, धन, यार ये तार फंस के कहीं गिरे ना जाए, सही कर दो इधर से। हाँ, धन क्षेत्रफल समलंब क्या लिखें बोलो भाई तुम्हें, इसके आगे बोलो क्या लिखें, तुम बोलो बस हम लिखते जाएं। क्षेत्रफल समलंब, घबराओ ना बिल्कुल, क्षेत्रफल समलंब ABED। अब इसमें किसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे? समलंब BCFE। बिल्कुल सही, BCFE। बैठो। तो क्षेत्रफल समलंब BCFE, इसको जोड़ दिया, ऋण। अब इसमें क्या घटाएं बताओ बघेल? क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो त्रिभुज ABC निकाल ही रहे हैं। क्षेत्रफल कौन समलंब घटाएं? ACFD। सही बोल रहे हैं। क्षेत्रफल समलंब क्या बोले? ACFD, बिल्कुल सही, ठीक बात है। तो इतना सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बैठ जाओ। तो अब सीधे सीधे लिखते हैं ABCD का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं हैं समांतर? AD धन BE, ये हो गई समांतर भुजाओं का योग, उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? DE धन। अब इसमें आ जाओ, BCFE में समांतर भुजाएं कौन सी हैं? BE, तो 1/2 BE धन CF, और इनके बीच की लंबवत दूरी EF, बिल्कुल सही। अब ऋण 1/2, अब समांतर भुजाएं कौन सी हैं? AD धन CF, और इनके बीच की लंबवत दूरी। अब जिससे पूछेंगे बिल्कुल वही जवाब देगा, और ना बता पाने पे कम से कम एक चाटा पड़ेगा। तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 1/2, चलो AD की लंबाई क्या होगी बोलो, चित्र देख के बताओ। AD की लंबाई क्या होगी? है ये है AD, बिंदु A से x अक्ष पर डाला गया लंब, जबकि बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 दिए गए हैं। तो किसी बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब को उस बिंदु का क्या कहा जाता है? कोटि। तो बिंदु A की कोटि क्या है? बिंदु A की कोटि y1 है। बैठ जाओ, अभी तो हम ठीक कर रहे हैं, रुके रहो जरा। y1 धन CF की लंबाई क्या होगी? CF नहीं, सॉरी, BE की लंबाई। AD के बाद BE था, तो AD के बाद BE की लंबाई क्या होगी? BE, ये बिंदु B से x अक्ष पर डाला गया लंब। हाँ बताओ तुम पीछे। हाँ y2, बैठो, अभी तुम्हें भी ठीक कर रहे हैं, बैठ जाओ जरा, अभी नंबर सबका आ रहा है। इंटू DF इंटू सॉरी DE, D कैसे निकालेंगे? OE में से OD को घटा के। तो OE क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी x2, और OD क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी x1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 धन 1/2। चलो पीछे बताओ, क्या नाम सबसे पीछे वाले, सबसे लास्ट बेंच में बोलिए, BE की लंबाई क्या होगी? BE की लंबाई, ये यहाँ पे BE की जगह क्या लिखें? x2। हाँ बहुत बढ़िया, BE की x2 है। अच्छा ही तो मैं बहुत बढ़िया कह दिया। BE बिंदु B से x अक्ष पर डालेंगे, तुम आगे वाले बताओ। हाँ y2, किसी बिंदु से, फिर कह रहे इतना तुम लोग को नहीं, भुजकोटि नहीं याद हो पा रहा है। किसी बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब, इसका मतलब उस बिंदु की क्या? कोटि। तो तुम क्यों x बता देते हो बार बार? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y2 धन CF की लंबाई। सबसे पीछे वाले बताओ CF की लंबाई। ठीक, बैठो। y3 गुणे, उसके बाद EF देखो निकालना है। EF कैसे निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक का लंब, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंब x3, फिर यहाँ से यहाँ तक का लंब मतलब x2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x3 माइनस x2। समझ में आ रहा है? और उसके बाद बढ़ते हैं नीचे, ऋण 1/2, इस पे आ जाते हैं। AD, अब भी किसी को नहीं समझ में आया? तुम बताओ तिवारी जी, AD क्या होगा? उसके बाद क्या लिखा है हमने?
हाँ AD क्या होगा, AD y1 आगे बोलते जाओ। AD के बाद CF क्या होगा, अभी ठीक कर रहे हैं तो मैं सबको ठीक कर रहा है। धनंजय बोलो CF क्या होगा, y3। बैठो, CF बिंदु C से x अक्ष पर डाला गया लंब है ना, तो बिंदु C की कोटि होगी x3, कहाँ बोल देते हो, गुणे DF। DF कैसे निकालेंगे, OF में से OD को घटा के, तो OF का मतलब ऊपर पहुँचे यहाँ पे, x3 में से x1 को घटा के, तो यहाँ पे क्या आएगा x3 माइनस x1। और अब क्या करना है, इसके पश्चात आपको हम बेला लग चुकी है तो आपको हिंट दे रहे हैं, 1/2 तो कॉमन ले लोगे, 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन लेने के बाद इनका आपस में गुणा कर लेना, y1 का x2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा x2 y1। और गुणा करने में ये बात ध्यान रखना कि x वाला पद पहले हो, y वाला बाद में हो, जिसमें लिखने में आसानी रहेगी। इसका इसमें गुणा करोगे x2 y1, इसका इसमें गुणा करोगे x1 y2, फिर धन इसका इसमें गुणा करो क्या आएगा x2 y1 ऋण x1 y1, फिर धन x2 y2 ऋण x1 y2। ऐसे ही सबका गुणा करते चले जाओगे, और सबका गुणा करने से जब चले जाओगे तो x1 वाले एक साथ ले लेना, जिनके आगे x1 हो वो पद एक साथ, जिनके आगे x2 हो वो पद एक साथ, जिनके आगे x3 हो वो पद एक साथ। तो x1 वाले 2 पद मिलेंगे, फिर x2 वाले 2 पद मिलेंगे, और x3 वाले भी 2 पद मिलेंगे। और x1 वालों में से जब x1 कॉमन ले लेना तो अंदर ऑटोमेटिकली यही बचेगा y2 माइनस y3। फिर x2 वाले में से x2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा y3 माइनस y1, और धन फिर x3 वाले में से x3 जब कॉमन लोगे तो बचेगा y1 माइनस y2। बस यही उत्तर हो जाएगा। और अगली पंक्ति में इसको ये क्रॉस ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा के मॉड लगा देना। मॉड का मतलब हो गया कि उत्तर धनात्मक है। सबको डेरिवेशन समझ में आ गया इसका? तो बस आपको प्रश्न कैसा आएगा, 3 शीट्स दिए होंगे, यहीं पे वैल्यूज रख देनी है और गुणा भाग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। समझ गए? चलो भाई, धन्यवाद, खत्म काम।